हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय को पढ़ाते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में चल रहा था यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। कई बार तिथियां आई और टलती जा रही हैं, तो उसी के ध्यान में रखते हुए सरकार आयोग जल्द ही एग्ज़ाम करा सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने यूपी पीजीटी स्पेशल सीरीज प्रारंभ की है, जिससे आप लोगों का समाजशास्त्र के पीजीटी की अच्छी तैयारी हो सके। तो इस सीरीज में अब तक हमने 7 वीडियो को अपलोड कर दिया है। ये 8वीं वीडियो है। आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियो को न देखे हों तो आप लोग देख सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आप लोगों को पीजीटी स्पेशल सीरीज़ के प्रश्न मिलते रहें। यदि कोई प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो, डाउट्स हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस पीजीटी स्पेशल सीरीज में ज़्यादातर पूछे गए प्रश्नों को ही हमने लिया है, और वह भी इसमें जो भी आंसर एनालिसिस कराऊंगा वो सभी लगभग आयोग के आंसर होंगे। तो इस सीरीज की पहला प्रश्न है, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नाडल, लेवी स्ट्रास, मर्डॉक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूमिका की आंतरिक संरचना, आप लोग साथ साथ गेस करते रहे दोस्तों क्या होगा। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत जो है एस.एफ. नाडल महोदय ने दिया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने बंधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए लिखा है, बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध के आधार अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपए अथवा अनाज उधार लिया है उसके घर पर काम करता है। बंधुआ मजदूर की परिभाषा यह लिखा हुआ है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रुद्रदत्त और सुंदरम, आर.के. सामंत, एस.के. लाल, जी.एस. घुरिए। तो दोस्तों, यह यूपी पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। यूपी पीजीटी में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो यह परिभाषा, बंधुआ मजदूर की परिभाषा जो है रुद्रदत्त और सुंदरम की है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रुद्रदत्त सुंदरम ने बताया, कहा है कि बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या उससे रुपए अथवा अनाज उधार लिया है उसके घर पर काम करता है। तो यह रुद्रदत्त और सुंदरम की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया? प्राचीन समय में विद्वानों ने भी नागरिकता से संबंधित प्रश्नों के बारे में विचार व्यक्त किया है। तो सबसे प्राचीन विद्वान कौन थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की नागरिकता से संबंधों को खोजने का प्रयास किया? कौटिल्य, अरस्तु, हीगल, एंजेल्स। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो है प्राचीन विद्वान अरस्तु महोदय हैं। अरस्तु ने ही सबसे पहले प्राचीन समय में नागरिकता से संबंधित विविध प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है?
परंपरावाद की बात कौन करता है? एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग किया है किसके द्वारा? योगेंद्र सिंह, मिल्टन सिंगर, A.K. सरन, D.P. मुखर्जी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, परंपरावाद की बात जो है A.K. सरन महोदय करते हैं, तो इस प्रकार से C विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? साइमन कमीशन ने दलित जातियों की एक सूची बनाई थी। साइमन कमीशन ने जो सूची बनाई थी उसमें कितनी दलित जातियों को सम्मिलित किया गया था, ये प्रश्न पूछा हुआ है। 410, 415, 420 और 429। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 ईस्वी में किया था और उसी में दलितों की सूची तैयार की गई थी। उस सूची में 429 जातियों को सम्मिलित किया गया था। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? कुछ समाज सुधारकों के नाम नीचे लिखे हुए हैं और पूछा हुआ है कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक सुधारने के लिए कौन से समाज सुधारक ने प्रयास किया था? जगत गुरु आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद सरस्वती, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह प्रयास अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक सुधार लाने का प्रयास महर्षि दयानंद सरस्वती महोदय ने किया था। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशेल फूको के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा हुआ है, मिशेल फूको ने कुछ कथन कहे हैं, इसमें से 3 तो कथन मिशेल फूको से संबंधित है। कौन एक है जो इसमें सम्मिलित नहीं है? ज्ञान के उत्पादन द्वारा लोग दूसरों पर शासन करते हैं। ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है। ज्ञान का उच्चतम रूप अधिकतम शक्ति रखता है। ज्ञान शक्ति का सर्वदा प्रतिवाद होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिशेल फूको ने बताया कि ज्ञान के उत्पादन द्वारा लोग दूसरों पर शासन करते हैं, ये सही है। ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होते हैं, यह ऑप्शन गलत है, इन्होंने इस प्रकार से नहीं माना है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण है, यह कोटेशन जो है मिशेल फूको का नहीं है। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियरे बोर्दियो की हैबिट की अवधारणा इंगित नहीं करती है। पियरे बोर्दियो ने हैबिट की अवधारणा दिया हुआ है, इनकी हैबिट की अवधारणा में कौन सम्मिलित नहीं है? वस्तुपरक स्थिति के मध्य संबंधों के संजाल को, सामाजिक संसार से व्यवहार करने हेतु मानसिक एवं संज्ञानात्मक संरचनाएं, संस्थाओं के आंतरीकरण के उत्पाद को, एक सामूहिक घटना को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पियरे बोर्दियो महोदय ने हैबिट के संदर्भ में बताया कि यह एक सामूहिक घटना होती है। इसमें जो होता है संरचनाओं के आंतरीकरण के यह उत्पाद होते हैं और सामाजिक संसार में व्यवहार करने के मानसिक एवं संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं, ये तीनों सही है। वस्तुपरक स्थिति के मध्य संबंधों के संजाल की बात पियरे बोर्दियो ने नहीं किया है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि ऐसा कोई वस्तु नहीं है
जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं। तो अछूत के संदर्भ में ऐसी विषय वस्तु किसने कहा है? के.एम. पडिक्कर, के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर, मुमताज़ अली खान। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कोटेशन जो है कि ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर जाते हैं। यह कोटेशन भीमराव अंबेडकर का है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी के संदर्भ में इन्होंने ये बताया था कि हिंदू धर्म में ये भावना व्याप्त रहती है, इसकी वजह से दलित लोगों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म के तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसी विचारधारा भीमराव अंबेडकर महोदय ने दिया था कि क्योंकि हिंदू धर्म में दलित व्यक्ति दलित अछूत होता है और यह अछूत ही रह के मर जाता है, इसलिए धर्म परिवर्तन कर लेना सबसे उचित मार्ग अंबेडकर महोदय ने इसको सुझाया था। अगला प्रश्न है, देरिदा की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देरिदा की दृष्टि में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। तर्क केंद्रवाद दर्शन व मानव विज्ञान की समाप्ति की ओर ले गया है। पारंपरिक नाट्यशाला प्रतिनिधित्ववादी तर्क के प्रभुत्व में होती है। निर्दयता की नाट्यशाला विभिन्नता की कला हो सकती है। भाषा व्यवस्थित व स्थित होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देरिदा महोदय ने भाषा को व्यवस्थित और स्थित नहीं माना है, जबकि विकल्प डी में दिया हुआ है कि भाषा व्यवस्थित व स्थिर होती है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि भाषा व्यवस्थित व स्थिर नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। अगला प्रश्न है, हैबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रयोग की है? तीसरे संसार का औपनिवेशीकरण, विकासशील संसार का औपनिवेशीकरण, सामाजिक संसार का औपनिवेशीकरण, जीवन संसार का औपनिवेशीकरण। तो हैबरमास महोदय ने आलोचनात्मक सिद्धांत में जीवन संसार के औपनिवेशीकरण की बात करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? शक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। शक्ति का प्रमुख लक्षण कौन है? यह संबंध मूलक होता है, यह स्थिति परक होती है, यह क्षमता द्योतक होती है, और डी विकल्प में है एक और दो दोनों, यानी कि ए और बी दोनों विकल्प सही होंगे। इस प्रकार से शक्ति का प्रमुख लक्षण जो होता है यह संबंध मूलक होता है और स्थिति परक होता है। इस प्रकार से एक और दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रलय को आधुनिक तर्कसंगतता की रूपावली समझा है? प्रलय की बात, आधुनिकता को प्रलय से के साथ जोड़ा हुआ है किसने? ध्यान रखिएगा, आधुनिक तर्कसंगतता की रूपावली समझता है प्रलय को, विध्वंसकारी की बात करते हैं। आधुनिकता को कौन विध्वंसकारी मानता है? इस प्रकार से देखिए, विकल्प में है एंथनी गिडेंस, उल्रिच बेक, जिंगमुन बामेन, जॉर्ज रिस्टर।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आधुनिकता को विनाशकारी माना है जिंगमुंड बामैन महोदय ने। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सी है। पूछा है कि किस शोध प्रारूप में कारण एवं प्रभाव के संबंधों को ज्ञात की व्याख्या की जाती है। विकल्प में है प्रयोगात्मक, दूसरा विकल्प है वर्णनात्मक, तीसरा अन्वेषणात्मक, चौथा निदानात्मक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कारण और प्रभाव के संबंधों की व्याख्या जो है प्रयोगात्मक शोध प्रारूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी भी प्रकार के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा, सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा, एक और दो दोनों, यानी सत्ता और शक्ति दोनों कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी पीजीटी में पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिए, एक पिता यदि अपने बच्चे को डांटता है या मारता है तो यह सत्ता के रूप में होता है, कि न कि पिता अपने पुत्र पे शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर होता है, प्रभुत्व नहीं दिखाता है, वह सत्ता उसके पास है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वह पिता है, वह बच्चे को, यदि बच्चा कुछ गलती करता है तो उसमें सुधार लाने के लिए माता पिता द्वारा डांटा जाता है या मार करके थोड़ा बहुत सुधार किया जाता है। तो इस प्रकार से उसके पास यह सत्ता है, न कि शक्ति और अधिकार के दम पे वो कर रहा है, सत्ता है, इसके आधार पे वो बच्चे में सुधार लाता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। तो अल्पतंत्र का लौह नियम, अल्पतंत्र का लौह नियम जो है मैक्स वेबर महोदय का है। तो इस प्रकार से ए का 3 हो जाएगा और ए का 3 सी में है। देख लेते हैं और भी विकल्प। शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा, शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा जो है यह आर मिशेल की है। तो इस प्रकार से बी का 4। और सामुदायिक शक्ति की बात करते हैं तो यह ग्रासमी महोदय का है, तो ये हो जाएगा 2। और वर्चस्व की बात करेंगे तो यह वर्चस्व की बात जो है टालकट पार्सन्स महोदय ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से ए हो जाएगा 3, 4, 2, 1, सी विकल्प सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है। पूछ रहा है कि महुआ एक गांव है, उस गांव का अध्ययन संयुक्त परिवार की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक रूप से किसके द्वारा किया गया है। विकल्प में है के.एम. कपाडिया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महुआ गांव का अध्ययन जो है आई.पी. देसाई महोदय ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आई.पी. देसाई महुआ गांव में संयुक्त परिवार का अध्ययन करते हैं। किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है। किसने परिभाषित किया है कि सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है। अरस्तु, रूसो,
स्टेसी लॉक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है, ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? स्टेसी हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने अपने उद्विकासी ढांचे में समाज को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं। इन्होंने इतिहास के विकास की भी व्याख्या किया कि प्रारंभ में जो है आदिम साम्यवादी समाज था, फिर उसके बाद सामंतवादी समाज में परिवर्तित होता है, फिर उसके बाद समाज पूंजीवादी समाज में विकसित होता है, और फिर समाजवादी समाज के रूप में उन्होंने कल्पना किया था। तो इस प्रकार से आदिम साम्यवादी समाज नंबर 1 पर वो रखते हैं, सामंतवादी समाज दूसरे पर रखते हैं, पूंजीवाद समाज तीसरे क्रम पर रखते हैं, और समाजवाद समाज की बात वो चौथे क्रम पे किया है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 जैसे क्रम में यह विकल्प में रखा हुआ है, उसी क्रम पे ही कार्ल मार्क्स महोदय ने भी रखा हुआ है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, ए राजस्थान विलेज पुस्तक के लेखक हैं। ए राजस्थान विलेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा हुआ है। D.R. चौहान, M.N. श्रीनिवास, T.N. मदान, S.C. दुबे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए राजस्थान विलेज बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजस्थान के एक गांव राणावतो गांव का अध्ययन करके इसको लिखा गया है। यह चूँकि भारत में लघु समुदाय का अध्ययन किया गया है, क्या भारतीय गांव लघु समुदाय हैं, ऐसा अध्ययन करके लिखने वाले विद्वान थे B.R. चौहान। राजस्थान के राणावते गांव का अध्ययन करते हैं और यह पुस्तक लिखते हैं, ये राजस्थान विलेज। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा कौन सी परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है? बताना है। परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक दलबंदी, ग्रामीण उद्योगों का पतन, बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नगरीकरण के कारण जो है परिवार का विघटन हुआ है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, और बात करें तो राजनीतिक दलबंदी देखने को मिलती है। ग्रामीण उद्योगों का पतन नगरीकरण की वजह से नहीं हुआ है। बूढ़ों और युवकों में संघर्ष भी नगरीकरण की वजह से नहीं हुआ है। तो 1, 2, 3 विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक करें। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? भारतीय समाज का अध्ययन किसने द्वंद्वात्मक उपागम से किया है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। विकल्प में है M.N. श्रीनिवास, D.P. मुखर्जी, आंद्रे बिद्दे, Y.V. दामले। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, M.N. श्रीनिवास महोदय जो हैं संरचनात्मक वाद के विद्वान हैं, जबकि D.P. मुखर्जी जो हैं द्वंद्वात्मक उपागम से अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने भारतीय समाज का द्वंद्वात्मक उपागम से अध्ययन किया हुआ है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, A.R. देसाई का राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। A.R. देसाई महोदय, अक्षरलाल रमणलाल देसाई महोदय ने राष्ट्रवाद की परिभाषा दिया हुआ है। यह राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित होकर के उन्होंने दिया हुआ है? S.M. लिप्सेट से, E.H. कार से,
मैक्स वेबर से, अल्थुजर से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, A.R. देसाई ने राष्ट्रवाद की परिभाषा जो है E.H. कार से प्रेरित होकर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? किसने ये कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, गिन्सबर्ग, बोगार्डस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको राजनीतिक क्षेत्र से समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात जो है गिन्सबर्ग महोदय ने किया था। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है? मूल्य व्यवस्था पर किसने कार्य किया हुआ है? तो आप लोग जानते भी होंगे कि मूल्य की बात जो है, मूल्य का समाजशास्त्र की बात जो है राधा कमल मुखर्जी महोदय करते हैं। तो विकल्प सी में है राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों के संस्करण की बात, मूल्यों की बात जो है राधा कमल मुखर्जी महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, डेनियल लर्नर ने उनके कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? यानी कि द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करके इसका प्रयोग किया गया है? उद्विकासवादी, चक्रीय, प्रसारवादी, प्रकार्यात्मक। तो डेनियल लर्नर जो है प्रसारवादी विचारक रहे हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? बीर स्ट्रीट, सोरोकिन, मर्टन, M.N. श्रीनिवास। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समाजशास्त्र के संदर्भ में समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। यह वक्तव्य जो है बीर स्ट्रीट महोदय का है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषक समाज को मालिक, किसान और मजदूर में किसने विभाजित किया है? भारतीय समाज को मालिक, किसान और मजदूर के रूप में वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया है? डेनियल थर्नर, जॉन मेंचर, आर रेडक्लिफ, N.S. जोधा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मालिक, किसान और मजदूर का विभाजन भारतीय समाज में डेनियल थर्नर महोदय ने किया हुआ है। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति ग्रहण क्या है? सॉरी दोस्तों, प्रश्न है पर संस्कृति ग्रहण क्या है? दोनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं। संस्कृति ग्रहण अलग चीज़ है, यह सामाजिकरण से संबंधित है, जबकि पर संस्कृति ग्रहण पूछा हुआ है। पर संस्कृति ग्रहण का यह मतलब होता है कि जब दो संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक संस्कृति के तत्व दूसरी संस्कृति में पहुंचते हैं, इसे पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। यानी दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर संस्कृति ग्रहण के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना क्या कहलाता है? पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।
अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जैसे सबकी अच्छी तैयारी हो सके। अंतिम प्रश्न है, सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वहन के योग्य बनाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोटेशन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। भूमिका निर्वाह के योग्य बनाता है, ये पूछा हुआ है, निरहुआ के योग्य बनाता है, टाइप हो गया है, टाइपिंग इधर है। तो सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग्य बनाता है। सामाजिकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? विकल्प में है मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एवं गिलिन, जॉनसन। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सामाजिकरण की यह परिभाषा जो है जॉनसन महोदय ने दी है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।